वेलकम एवरीवन। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही फंडामेंटल और लिटरली माइंड ब्लोइंग चैप्टर कवर करने वाले हैं, वेदरिंग एंड डेनिडेशन। अर्थ का सरफेस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, राइट? माउंटेन्स टूट रहे हैं, रिवर्स नई जमीन बना रही हैं, बट ये सब एक्चुअल में होता कैसे है? समझने के लिए हम एक एक कॉन्सेप्ट ब्रेक डाउन करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस्ड लैंडफॉर्म्स तक, ताकि इस एक क्लास के बाद यू विल नो दिस चैप्टर इनसाइड आउट। सो गेट रेडी, फोकस और चलिए इन फोर्सेस ऑफ नेचर को डिकोड करते हैं। So, here is our game plan for today. We'll start with an introduction, then jump into types of weathering, understanding denudation, the work of rivers, the work of winds, or finally a quick recap to lock it all in. Okay, let's dive right into section 1, introduction, specifically weathering versus denudation. सबसे पहले let's clear up a huge misconception जो almost हर student करता है। Weathering और denudation सुनने में ना काफी similar लगते हैं, and you might think they are exactly the same thing, but geography में they are totally different. The absolutely crucial point to remember is that weathering एक static process है। Static का मतलब है zero movement। जब rocks अपनी ही जगह पर पड़े-पड़े टूटने लगते हैं, चाहे heat से, cold से या rain से, और बिना move किए disintegrate हो जाते हैं, उसे हम weathering कहते हैं। Rock वहीं का वहीं है। On the flip side, denudation एक डायनामिक प्रोसेस है। इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। यहाँ रॉक टूटता तो है ही, बट विंड या रिवर उस टूटे हुए मटेरियल को पिक करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर देती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, वेदरिंग इज जस्ट ब्रेकिंग, denudation इज ब्रेकिंग प्लस मूविंग। सुपर क्लियर, राइट? Alright, moving on to section 2, types of weathering. We have got physical, chemical, and biological. So, now that we know weathering happens right where the rock is sitting, let's see कि rocks आखिर टूटते कितने तरीकों से हैं। First up, physical और mechanical weathering. ये mostly उन dry desert regions में देखी जाती है जहाँ extreme temperatures होते हैं। For example, exfoliation. दिन की स्कॉचिंग हीट से रॉक एक्सपैंड होता है और रात की फ्रीजिंग कोल्ड से कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कंटिन्यूस एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्शन से ना रॉक की आउटर लेयर ठीक वैसे ही पील ऑफ होती है जैसे हम अनियन यानी प्याज छिलते हैं। दूसरी तरफ है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अगर रॉक्स में ऑलरेडी डीप जॉइंट्स हैं तो इन्हीं टेम्परेचर चेंजेस की वजह से रॉक अपने जॉइंट्स के अलोंग बड़े-बड़े रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ कोई केमिकल चेंज नहीं है, इट इज जस्ट प्योर फिजिकल ब्रेकिंग। नेक्स्ट स्टेप है केमिकल वेदरिंग। ये प्रोसेस उन एरियाज में ज़्यादा एक्टिव होता है जो हॉट और ह्यूमिड होते हैं। यहाँ रॉक्स का पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है कार्बोनेशन। अब देखिए होता क्या है, जब रेन वाटर एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है तो वो एक वीक कार्बोनिक एसिड बनाता है, और जब ये स्लाइटली एसिडिक पानी लाइमस्टोन रॉक्स पर गिरता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को कम्प्लीटली डिसॉल्व कर देता है। इसी डिसोल्यूशन की वजह से केव्स के अंदर आपको ऐसी अमेजिंग लटकती हुई स्ट्रक्चर्स दिखती हैं जिन्हें हम स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स कहते हैं। द रॉक इज लिटरली जस्ट डिसॉल्विंग अवे। क्रेजी, राइट? The third type is biological weathering. And guys, look at the sheer power of nature here. कभी-कभी plants और trees के roots पानी की तलाश में rocks के छोटे-छोटे cracks के अंदर घुस जाती हैं। जैसे-जैसे पेड़ बड़ा होता है, roots मोटी होती हैं और rock पर इतना immense pressure डालती हैं कि वो solid rock को literally split कर देती हैं। उसके अलावा burrowing animals जो ज़मीन खोदते हैं, या फिर हम humans road construction और mining के थ्रू हम सब भी rocks को break करते हैं। And that entire shebang falls under biological weathering. Which brings us to section 3, understanding denudation. It's time to talk about breaking and moving. So rocks तो टूट गए, पर अब उन टूटे हुए पीसेस का होता क्या है? Let's understand those active forces of nature जो इस मटेरियल को मूव करते हैं और अर्थ के सरफेस को लेवल आउट करते हैं। Basically, denudation एक 4-step continuous cycle है। Step 1 is weathering, जिसके बारे में हमने अभी बात की, मतलब रॉक्स का डिके होना या टूटना। Step 2 is erosion. यहाँ रनिंग वाटर, विंड या आइस जैसी मूविंग फोर्सेस जमीन की सरफेस को एक्टिव तरीके से वेयर अवे करती हैं, घिसती हैं। Then comes step 3, ट्रांसपोर्टेशन। अब यही फोर्सेस इन टूटे हुए पार्टिकल्स को बहाकर या उड़ाकर दूर ले जाती हैं। और फाइनली स्टेप 4 इज डेपोजिशन। जब इन एजेंट्स की एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो इस सारे मटेरियल को एक नई जगह पर डंप कर देते हैं, accumulating into completely new landforms. Now let's explore section 4, the work of rivers. This is easily the most important agent of denudation. Running water is arguably our planet's most powerful sculptor.
एक रिवर की पूरी लाइफ जर्नी को हम एग्जैक्टली 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द अपर कोर्स या यंग स्टेज, जो ऊंचे माउंटेन्स में होता है। देन द मिडिल कोर्स या मैच्योर स्टेज, जब रिवर प्लेन्स में एंटर करती है। एंड फाइनली द लोअर कोर्स या ओल्ड स्टेज, जब रिवर सी या ओशन से मिलने वाली होती है। हर एक स्टेज में ना रिवर का प्राइमरी जॉब और उसके बनाए हुए लैंडफॉर्म्स एकदम अलग होते हैं। लेट्स स्टार्ट राइट एट द टॉप विद द अपर कोर्स। पहाड़ों में स्लोप बहुत ही स्टीप होती है, राइट? इसलिए रिवर की वेलोसिटी और स्पीड बिल्कुल मैक्सिमम होती है यहाँ। यहाँ रिवर का एक ही मेन काम होता है, इरोजन, और वो भी डाउनवर्ड इरोजन। तेजी से बहता हुआ पानी जमीन को काटता है, जिससे डीप नैरो वी शेप्ड वैलीज बनती हैं। और मान लीजिए रास्ते में कोई हार्ड रॉक आ जाए और उसके ठीक आगे सॉफ्ट रॉक हो, तो सॉफ्ट रॉक तो बहुत जल्दी इरोड हो जाता है और उस हार्ड रॉक की एज से पानी सीधा नीचे गिरने लगता है, क्रिएटिंग दोज मैजेस्टिक ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। जैसे ही रिवर माउंटेन्स छोड़कर फ्लैट जमीन पर आती है, वी एंटर द मिडिल कोर्स। यहाँ स्लोप काफी कम हो जाती है, तो डेफिनेटली रिवर की स्पीड भी घट जाती है। अब रिवर सीधा नीचे काटने के बजाय लेफ्ट टू राइट साइडवेज कट करती है, जिसे हम लैटरल इरोजन कहते हैं। पानी अब एक सांप की तरह एस शेप्ड लूप्स में बहता है, जिन्हें मियांडर्स कहते हैं। और यू नो व्हाट्स फैसिनेटिंग, कभी कभी हैवी फ्लड के टाइम पर रिवर इस लूप को बाईपास करके एक सीधा शॉर्टकट ले लेती है और पीछे छूट जाता है एक क्रेसेंट शेप का लेक। इसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। Finally, we reach the lower course. रिवर अब कंप्लीटली समुंदर के पास पहुंच चुकी है। उसके पास अब और आगे पुश करने की एनर्जी बची ही नहीं है। स्पीड इज ऑलमोस्ट एट 0। तो अपर कोर्स से बहाकर लाई हुई जितनी भी रेत, मिट्टी और सेडिमेंट्स हैं, वो सब रिवर यहाँ डंप करना शुरू कर देती है। इस मैसिव एक्यूमिनेशन की वजह से रिवर छोटे छोटे अलग चैनल्स, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, में डिवाइड हो जाती है और एक बड़ा सा रफली ट्रायंगुलर शेप का लैंडमास बन जाता है। इसे डेल्टा कहते हैं, लाइक द वर्ल्ड फेमस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा राइट हियर इन इंडिया। इस स्टेज में मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ डेपोजिशन पर होता है। Alright, let's change gears. Section 5. The work of winds. Time to look at arid regions. रिवर्स के बाद लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू द डेजर्ट। उन रीजन्स में जहां हवा को रोकने के लिए कोई ट्रीज नहीं होते, विंड इज द सुप्रीम एजेंट। यहाँ विंड इरोजन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू काम करता है, जिसे कहते हैं अब्रेशन। जब तेज हवा अपने साथ सैंड पार्टिकल्स उड़ाकर ले जाती है, तो वो किसी सैंड पेपर की तरह नेचुरली रॉक से टकराती है। ग्राउंड लेवल के पास सैंड की अमाउंट और फोर्स सबसे ज्यादा होती है, इसलिए रॉक्स अपने बॉटम से ज्यादा तेजी से घिसने लगते हैं कंपेयर टू देयर टॉप्स। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक नॉर्मल रॉक अंडरकट होकर बिल्कुल इस छतरी या मशरूम जैसा शेप ले लेता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई इस फॉर्मेशन को मशरूम रॉक या रॉक पेडेस्टल कहा जाता है। अब जब ये तेज हवा स्लो होती है, तो ऑब्वियसली वो उस सैंड को ड्रॉप करेगी, राइट? दिस क्रिएट्स सैंड ड्यून्स, जो विंड डेपोजिशन के टिपिकल लैंडफॉर्म्स हैं। दो सबसे फेमस टाइप्स के ड्यून्स होते हैं। एक है बारचैन ड्यून्स, जो क्रेसेंट या हाफ मून शेप के होते हैं और इनके हॉर्न्स हमेशा आगे की तरफ पॉइंट करते हैं। और दूसरे हैं सेफ ड्यून्स। सेफ एक्चुअली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉर्ड यानी तलवार। ये बिल्कुल लंबी नैरो रिजेस की तरह होते हैं, जो माइल्स तक एक स्ट्रेट लाइन में फैले होते हैं। Now listen up, क्योंकि ये specific comparison exams का एक absolute high yield topic है। Let's walk through it slowly. Shape-wise हमने देखा बर्चान्स crescent shape के होते हैं, जबकि सेफ्स लंबी sword-like ridges हैं। उनकी position with respect to the wind is absolutely crucial. बर्चान्स हमेशा prevailing wind direction के transverse यानी 90 degrees perpendicular बनते हैं, लेकिन सेफ्स wind direction के बिल्कुल parallel बनते हैं। Lastly, अगर हम नेचर की बात करें तो बर्चान्स continuously mobile होते हैं, आगे शिफ्ट होते रहते हैं, whereas safe dunes mostly stationary होते हैं। प्लीज इस comparison को अपने दिमाग में thoroughly print कर लीजिए। Okay, we made it to section 6. Quick chapter recap. Let's review these concepts. हमने आज एक काफी लंबा सफर तय किया है। Here is your super quick rapid fire summary to lock it all in. Number 1, weathering अपनी ही जगह पर होती है, so it is static, पर denotation में movement involved है, making it dynamic. Number 2, weathering के types. Physical mostly temperature changes से होती है, chemical carbonation जैसे reaction से, और biological plant roots और animal activity से. Number 3, Rivers upper course में downward cut करती हैं, forming deep valleys and waterfalls. Middle में घूमती हैं, making oxbow lakes, और lower में sub dump कर देती हैं as massive deltas. And number 4, desert winds. Abrasion के through वो rocks को घिसकर mushroom rocks बनाती हैं और sand deposit करके बर्छान and safe dunes बनाती हैं.
बिफोर वी ऑफिशियली रैप अप दिस एक्सप्लेनर, मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि नेचर को, रॉक्स को वेदर करने और लैंड को लेवल करने में हजारों लाखों साल लगते हैं। पर आजकल की ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे मैसिव स्केल पर डिफॉरेस्टेशन और ओपन पिट माइनिंग, ये सब इन नेचुरल जियोलॉजिक टाइमलाइंस को बुरी तरह डिसरप्ट कर रही हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। हाउ आर वी ह्यूमंस एक्टिंग एज अननेचुरल एजेंट्स ऑफ डिन्यूडेशन टुडे? और इसका हमारी सॉइल और अर्थ की सरफेस के फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सोचना इस बारे में। Thank you so much for joining this deep dive into geography. Keep exploring and keep questioning.